एग्जाम्पल नंबर 8 है, डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सीएल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। पहली बात, ये सवाल आपके पास्ट पेपर का सवाल है। IAS 20 और IAS 40 इन दोनों के डिस्कस करने वाले सवाल ज्यादातर आते हैं। अंग्रेजी लिखनी होती है थोड़ी सी, आपने ऐसा करें कि अंग्रेजी के कुछ स्टेप याद कर लें कि अच्छा ये बात हमने लिखनी है। हाँ, उसकी सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन इस तरह से याद रखें कि कम से कम ये बात हमने लाजमी लिखनी है। लिखा हुआ है, डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डील इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस साल का? दिसंबर 2020 IFRS। ये जो IAS 40 है, पहले IAS होते थे, अब IFRS बन गए हैं, नाम चेंज हुआ है, बात वही है। लिखा हुआ, यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ CL। आप फाइनेंस मैनेजर अभी अभी लगे हो। While review the draft financial statement for the year ended December 2020 prepared by the junior accountant, you have noted that CL acquired 3-story building कब? 1 मार्च 2020 को। सिनेरियो स्टार्ट हो गया, सवाल शुरू हो गया हमारा। 1 मार्च 2020 को 3-story बिल्डिंग, मतलब पता चल गया, यानी एक बिल्डिंग है जिनकी 3 स्टोरीज है। CL uses the ground floor for its marketing department। ये तो चला गया PPE में, लेकिन बाद में ये भी तो देखेंगे क्या ये सेपरेटली डिस्पोज हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग आ गई कंबाइन। जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए रख दिया। While remaining 2 floor in excess CL's need therefore were rented out। आपने 2 फ्लोर रेंट पे दे दिए और 1 फ्लोर अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए रख दिया। अब यहां से आगे हम बाद में बढ़ते हैं। अगर ये होगा सेपरेटली सेल हो सकता है, डिस्पोज हो सकता है, फिर तो 1 स्टोरी को रखेंगे पीपी के अंदर और 2 स्टोरी को रखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। अगर ये सेपरेटली सोल्ड नहीं हो सकते फिर सिग्निफिकेंट पोर्शन, लेकिन 3 में एक भी सिग्निफिकेंट पोर्शन है। ये कौन सा कोई 20 बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट में गई है। आगे देखते हैं, द फर्स्ट फ्लोर वाज रेंटेड आउट 1 जून 2020। जो पहला फ्लोर है उसको आपने 1 जून को रेंट पे दिया। द सेकंड फ्लोर वाज रेंटेड आउट 1 दिसंबर 2020। हमने अक्वायर कब की थी? 1 मार्च 2020 को। हमने कहा कि जो 1 मार्च 2020 को एक बिल्डिंग जी अपने डिपार्टमेंट में कर देनी है, बाकी 2 को रेंट पे दे देना है। रेंट पे दी कब? 1 जून को और 1 दिसंबर। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द बिल्डिंग एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटेंट ने सारी बिल्डिंग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिख दिया। द डेप्रिसिएशन ऑन ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर has been computed on 1 मार्च, 1 जून और 1 दिसंबर। माशाल्लाह, क्या किया? एक तो उसको पीपी लिख दिया, फिर भी डेप्रिसिएशन हर फ्लोर की अलग ले रहे हैं। एक फ्लोर की ले रहा है जी 1 मार्च से, एक फ्लोर की ले रहा है 1 जून से और एक फ्लोर की 1 दिसंबर से जब वो रेंट आउट हुए। द अकाउंटेंट पॉलिसी ऑफ CL carrying land and building at fair value wherever permitted by IFRS। कहता है जिस जगह पर IFRS आपको कहता है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हो तो आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है। सवाल खत्म हो गया। कहता है डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डील। सबसे पहला काम क्या लिखेंगे? जूनियर अकाउंटेंट का काम गलत है। जो पहला काम क्या लिखना है? अगर कोई काम किया हो और वो गलत हो तो हमने सबसे पहले काम क्या लिखना है कि उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो गलत है। फिर हमने क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बताया तो हम कह देंगे कि ये इट इज अज्यूम्ड कि वो अलग अलग फ्लोर डिस्पोज हो सकता है या बोथ आर सिग्निफिकेंट पोर्शन। ठीक होगी बात? ये तो अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है कि अज्यूम करेंगे सिग्निफिकेंट है। ही सिग्निफिकेंट 3 बिल्डिंग में 33%। सिग्निफिकेंट का उन्होंने स्टैंडर्ड कोई नहीं बताया। वो जैसे होता है ना सब्सटेंशियली लफ्ज लिख देते हैं। ये हम कहते हैं कि अगर सपोज है 20% से कम तक रहे तो हम कहते हैं जी सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है, और अगर 20% से बढ़ जाए तो हम अज्यूम कर लेते हैं, अदरवाइज कोई स्टैंडर्ड नहीं। ये हम पेपर में भी ऐसे लिख देते हैं।
कि अगर ये सिग्निफिकेंट होता तो ये है, अगर ये इनसिग्निफिकेंट होता तो ये। तो इसमें हमने क्या लिखना है, पहले उसकी ट्रीटमेंट गलत है। अब जो गलत है इसका मतलब है जो दूसरा और तीसरा फ्लोर है उसको फेयर वैल्यू का लिखना है। एनी डिफरेंस इन द फेयर वैल्यू चार्ज टू एक्सपीएल, ये मैं जवाब बता रहा हूं। और जो उसने डेप्रिसिएशन ली हुई है वो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमने तो सही करना है ना। और फर्स्ट फ्लोर के लिए सही काम किया हुआ है, उसको लिखा भी ठीक हुआ पीपी, और उसकी डेप्रिसिएशन भी ठीक ली हुई है। बाकी दोनों फ्लोर को पहले तो पीपी से निकाल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिख, उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, और फिर उसकी जो फेयर वैल्यू है वो साल के एंड की फेयर वैल्यू लिखकर जो डिफरेंस है वो किस में ले जाएंगे, एसपीएल में। अब इसका जवाब देख लें। द अकाउंटेंट ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड द कंप्लीट बिल्डिंग अंडर पीपी इज इनकरेक्ट। पहला काम वो यही लिखता है, टू फ्लोर विच हैव बीन लीज्ड या रेंटेड और सेपरेटली शुड बी, लेकिन उसने क्या सेपरेटली should be accounted for as investment property, while ground floor used for marketing department should be recorded as a property, plant and equipment according to IAS 16 and depreciated over its life. As per CL policy, investment property should be recorded at fair value. Change in fair value should be taken in statement of any depreciation already charged should be। जवाब पूरा हो गया। 4 से 5 नंबर का ऐसा सवाल पेपर में आता है, और ये पास पेपर का ही सवाल है। हमारे ना अनइंटेंशनली आधे से ज्यादा पास पेपर हो चुके हैं, आधे से कम रह गए। ये जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं ये सारे पास पेपर, किसी के 80% पास पेपर कवर हो गए, किसी के 60%, किसी के 50%, मतलब मोर देन 50% कोई भी पास पेपर जो टॉपिक हमारे कवर हो गए नहीं रहता। मैक्सिमम 2-4 सवाल है, लेकिन रिवीजन के पर्पस के लिए मैं आपको अलग से एक पास पेपर का सेट दूंगा, बल्कि वो मंडे को चाहे आप आकर ले लेना, लिखवा दिया है, अगर किसी ने ले लिया तो ठीक है, किसी ने नहीं लिया तो वो ले ले, वो अलग से पास पेपर आपको मिल जाएंगे। सिंपल हमने करना क्या, जो भी स्टैंडर्ड कवर करेंगे, क्योंकि वो एज इट इज आई कैप के पेपर की ना कॉपी है, उसी स्ट्रक्चर में सवाल आने, तो इसलिए ताकि वहां से भी हमें पता चल जाए। हाँ जी, अगले सवाल पे चले। इंपोर्ट, अच्छा ये छोटा सा सवाल है, इसको भी देख लीजिए। पेपर में सवाल आ गया 4 नंबर का, और मजे की बात है ये 4 नंबर पढ़ाए नहीं जाते, ये पता होते। मैं इसका ना जवाब पहले अब देख लिया आपने, फिर भी नहीं देखना, सिर्फ सवाल पढ़ो। ये सवाल है, बोथ IAS 16 PPE and IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील्स विद टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी। कहता है ये दोनों टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। कहता है डिस्कस एनी 4 डिफरेंस, और 4 नंबर का ये सवाल पेपर में आ गया। सिंपल वो कहना क्या चाह रहा है, IAS 16 और IAS 40 के डिफरेंस बताएं। सबसे पहले सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, IAS 16 की कौन सी मेजरमेंट है, कॉस्ट मॉडल। IAS 40 की कौन सी है, एक फर्क हो गया। और जब भी डिफरेंस कहे, चाहे कोई भी पेपर हो, टैक्स का पेपर हो, लॉ का पेपर हो, लाइन लगा के दोनों डिफरेंस लिखते होते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन समझी जाती है। दरमियान में लाइन लगाओ, एक चीज एक साइड पर लिख लो, दूसरी चीज दूसरी साइड पर लिख लो। दूसरा, IAS 16 में चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में, सॉरी IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं है। इंपेयरमेंट टेस्ट का भी डिफरेंस है, उसमें दोनों में इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई होता है, इसमें फेयर वैल्यू मॉडल पे होता है उसमें। मतलब ये अगर आपने सवाल ना भी पढ़ा हो फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ, आप ये भी कह सकते हैं कि जो IPP को है वो IAS 16 रेगुलेट करता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IAS 40 रेगुलेट करता है। फिर और भी अगर आपने डिफरेंस लिखने हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि उसके जो रिवैल्यूएशन में फर्क आता है ना, वो OCI में जाता है, इसका फेयर वैल्यू का जो फर्क जाता है वो SPL में जाता है। जितने को फर्क दिमाग में आता लिखा हो, जो आपको पता है कि 40 और 16 में ये फर्क आई कैप ने के दिमाग में क्या था ये देख लो। कहता है, वो कहता है एप्लीकेबल टेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर यूज एंड बिजनेस इंक्लूडिंग, इसे बोलते हैं ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और वो कहता है ये सिर्फ रेंटल के लिए होता है, और पहले उसने उसकी डेफिनेशन लिख दी। फिर कहता है ऑल अलाउ कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल, अलाउ कॉस्ट या चेंज इन फेयर वैल्यू आर टेकन एज द OCI या फिर SPL,
और इसका एसपीएल का क्यों कहा, और रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो ओसीआई और रिवैल्यूएशन लॉस हो तो एसपीएल। वो कहता है फेयर वैल्यू चेंज इन ओनली टेकन टू एसपीएल। एसेट्स अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल आर डेप्रिशिएटेड और फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिशिएट नहीं। ये चार फर्कों से ये 4 नंबर थे। और एक सादा सी बात है, अब आप ना प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, याद रखें सवाल 4 नंबर का, मैं कहता हूं 20 नंबर तक, वो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के लिए हमेशा रखा करो कि 20 नंबर का पेपर ऐसा आना है जो हमें आता होगा लेकिन हमने पढ़ा नहीं होगा। जैसे जब ये अलग से तो कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाता कि जनाब इस स्टैंडर्ड में क्या फर्क है, लेकिन सवाल पेपर में आ गया था। चले जनाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट वाला सवाल करवाने लगा हूं और नोट्स वाला कल करवाऊं। आज का यही हमारा टारगेट है। एक ये बाकी 2 सवाल तो ऐसे ही वार्म अप के लिए थे, असल सवाल ये इंपॉर्टेंट लिखिए इसके ऊपर, पास पेपर का सवाल है ये। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएल स्टेट एसपीएल का। जरा एक्सट्रैक्ट भी कमाल के हैं। एक्सट्रैक्ट किसका बनाना है, 1 2 और 3। अच्छा, इसका जो आईकैप ने सॉल्यूशन दिया हुआ ना अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर, उसमें एक छोटी सी गलती है, इसमें ठीक है। जो आपकी बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आईकैप के जब पास पेपर में मैं सजेस्टेड आंसर भी तो दूंगा ना साथ, तो सजेस्टेड आंसर में एक छोटी सी गलती है, वो यहां पर नहीं है, तो बाद में आईकैप ने ठीक कर दी थी। शो कंपैरेटिव फिगर, सवाल था 18 नंबर का, पिछले साल का भी करना है। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं 3 स्टेटमेंट्स के, स्टेटमेंट ऑफ एसपीएल, ओसीआई और एसओएफपी। डन। उसके बाद मैंने तरीकाकार बताया था कैसे सवाल करते हैं एक्सट्रैक्ट का, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। डीएल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, किसके लिए कॉस्ट मॉडल है, पीपीई के। डन होगी बात। वो कहते हैं एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल विच इज रिवैल्यूएशन मॉडल, कहता है वहां पे स्पेशलाइज्ड व्हीकल है उसका रिवैल्यूएशन मॉडल है, बाकी सबके ऊपर। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना आपके सारे स्टैंडर्ड रिवाइज होंगे, यानी IS 16 भी, IS 40 भी, और हो सकता है कोई 23 या 36 का भी कुछ ना कुछ टचन मचन आ जाए। डीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, ये क्या चीज बता गया, OCI टू रिटेन्ड अर्निंग वाली एंट्री। गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज, मतलब IS 20 भी आ रहा है। पार्ट ऑफ इट्स ट्रांसफर टू द, ये सेपरेटली रिकॉग्निशन है या डायरेक्टली डिडक्शन, सेपरेटली। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट, लो जी, अदर सवाल हमारा फिर यहां तक रह गया। सवाल आपके इसके अंदर है 3, और मैं आपको एक एक करके करवाऊंगा। अगर आप ये सारा सवाल पढ़ के सारा सवाल इकट्ठा करोगे ना तो समझो आपका 1.5 घंटा लगेगा, और अगर आप एक एक सवाल को अलग अलग करोगे तो बस उसी को करोगे, बाकी को जरूरत ही नहीं है। पढ़ पूरा लेना, क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ, पहले पॉइंट क्या है ना इंफॉर्मेशन चौथे पॉइंट में गिवन थी, और जो बंदा पहला पॉइंट पढ़ के पहला पॉइंट ही करने बैठ गया ना वो फंस गया था। सवाल पढ़ते हैं। डीएल परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लो जी, स्पेशलाइज्ड व्हीकल IS 16 रिवैल्यूएशन मॉडल, अदर इंफॉर्मेशन में ये बात लिखी हुई है। मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, अभी आप पहुंचे हो या नहीं पहुंचे ये मुझे नहीं पता। कितने का खरीदा था, 370 मिलियन का 1 जुलाई 2017। हमारा साल कौन सा है, दिसंबर या जून, दिसंबर 19। The vehicle have estimated useful life 10 years and residual value 30। कहता था revalued amount of the vehicle दिसंबर 18 के अंदर और दिसंबर 19 के अंदर 302 मिलियन और 2, हमें ये दोनों साल चाहिए क्योंकि कंपैरेटिव है। There is no change in useful life या revaluation। सवाल कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा सवाल है, हम इसकी एंट्रीज बनाकर एक्सेप्ट बना लेते हैं। मैं आपकी सबकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एंट्रीज भी पास करवा देता हूं, एक्सेप्ट भी बनवा देता हूं। सवाल समझ लग गया? IS 16 अपना जिंदा रखो दिमाग में, मतलब एक्टिवेट IS 16, डीएक्टिवेट ऑल अदर स्टैंडर्ड्स।
क्या करेंगे 1/7/2017 को हमने एक एसेट खरीदा कितने मिलियन का 370 मिलियन का। लाइफ क्या है 10 साल। रेजल्ट वैल्यू क्या है 31 दिसंबर 2017 क्या करेंगे डेप्रिसिएशन लो 6 महीने की ACA OCI SPL। जी मेरे भाई सबके पास कैलकुलेटर और सबके पास सारे कैलकुलेटर चलने चाहिए। जल्दी से अपना अपना कैलकुलेटर निकाल के मुझे 6 महीनों की डेप्शन फाइंड करके दे। 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 17 कितना 350 2018 में पहुंचा है और 2018 में एसिड रीवैल्यू हो रहा है। मुझे बताओ साल के एंड में है साल की शुरू साल के एंड में है तो तरीका कार पहले डेप्रिसिएशन बाद में ये आपको एक्सट्रैक्ट इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जी। पहले डेप्रिसिएशन दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन 34 स्ट्रेट लाइन मेथड था या WDV था। लाइफ है तो स्ट्रेट लाइन कितना बच गया 353 माइनस 34 319 वाला एसेट आप रीवैल्यू कर रहे हो कितने का 30 गेन है लॉस कितना किस में जाएगा SPL में। यहां तक कोई मसला 2019 में चले गया दिसंबर 19 अगर लाइफ चेंज हो जाती तो न्यू लाइफ पे लेते वो चेंज इन एस्टिमेशन भी आ जाता। लाइफ तो चेंज ही नहीं हुई। अब आओ जरा 2019 में क्या करना है पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन। आओ जी 302 को किस पे डिवाइड करोगे 302 माइनस 30 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 1.5 साल गुजर गया 8.5 नहीं पता चला तो रिवैल्यूएशन मॉडल तो याद है ना। बताओ अगर कितनी डेप्शन आ गई 32 पूरा 32 302 में 32 माइनस करो 270 ऐसे रिवैल्यू भी कर दो कितना हो गया कम ज्यादा कितना ज्यादा 17 खत्म और 20 अच्छा माजरत 17 को भी किस पे डिवाइड करेंगे कितना कितना बच गया 50। अब 15 रिवर्स होगा और 5 का OCI में चला जाएगा 15 रिवर्स हो गया और 5 का OCI हो गया। मतलब आपका सवाल हो गया ये एक्सट्रैक्ट बन गया एंट्रीज पास होगी नोट्स में लिखना है वर्किंग यही है। अब आप मुझे बताएं 2018 में क्या क्या चीज आएगी यहां से और 2019 में क्या क्या चीज आएगी हर तरह के एक्सट्रैक्ट 2018 को देखना है ना। एक तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक ये भी 2018 ही है जो 17 रिवैल्यूएशन लॉस आया है और SOFC में तो जाएगी अमाउंट एसेट की अमाउंट। और मजे की बात बताऊं अगर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो ना तो वही वैल्यू एसेट में चली जाती है क्योंकि डेप्रिशिएट तो इसने अगले साल अब होना है। एक्सट्रैक्ट बनाते हुए कुछ ट्रिक्स भी याद रखते हैं ढूंढना रहे हो कि कौन सी वैल्यू लिखनी है। आओ जरा इसके एक्सट्रैक्ट ये आपने नोट कर लिया दोबारा मैंने इधर नहीं आना। ये आपकी वर्किंग नंबर 1 है। क्या है वर्किंग नंबर 1। सबसे पहले आप लोगों ने जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो हम यहां पर लिखेंगे ना DL पेपर में आपने पूरा लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 19, तो यहां पर हम लिखेंगे 2019 और यहां पर लिखेंगे 2000, क्योंकि उसने खुद कहा है विद रुपीज इन मिलियन। तो मुझे बता दो स्पेशलाइज्ड व्हीकल की कौन कौन सी चीज अदर एक्सपेंस में आई है? अदर एक्सपेंसेस, एक तो डेप्रिसिएशन आ गई, डेप्रिसिएशन के आगे लिखना भी है कौन सी है? स्पेशलाइज्ड व्हीकल की। 2018 की कितनी है डेप्रिसिएशन? 34। 2019 की कितनी है? 30। ये बात सबको समझ लग गई? नहीं लगी तो सवाल का सलूशन देख लो। क्या क्या डेप्रिसिएशन दोनों सालों की पता चल गई? रीवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि लॉस एफपीएल में जाता है, सरप्लस ओसीआई में जाता है। यहां पर एक गलती हो जाती है, इंटरेस्टिंग गलती सुन लें। 2018 में लॉस आया था, 2018 में कितना आ गया लॉस, और 2019 में लॉस रिवर्स हुआ था। और लॉस रिवर्स भी एसपीएल ही होता है। लॉस आया या लॉस रिवर्स हुआ? 15 ब्रैकेट में लिख देते हैं, या आप अदर इनकम में लिख दो। लॉस आया तो एक्सपेंस, लॉस रिवर्स हुआ तो इनकम, अदर इनकम में लिख दो। बाकी इसका ओसीआई में है। ये एसपीएल की बात अभी मैं लिख रहा हूं, यहां तक हो गया। एसपीएल में जो जो चीज आनी थी दोनों सालों की, 2018-19 की डेप्रिसिएशन भी लिख ली, 2018 में लॉस आया था वो लिख लिया, 2019 में जितना लॉस रिवर्स हुआ। आप कहेंगे सर दरमियान वाला 2 किधर गया? याद रखें वो जो 2 का रोला होता है ना, वो सिर्फ वर्किंग में जाता है। एसपीएल का वर्किंग में, ओसीआई का उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। यहां तक कोई मसला? आगे चलते हैं। अब ये आपका सोल्यूशन है, थोड़ा सा जगह छोड़ दें ताकि बाकी एसेट्स के इनकम एक्सपेंस लिख दें। थोड़ा सा नीचे जाकर आपने लिखना है ओसीआई लिख लें। अगर दोबारा आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम लिखें। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 दिसंबर सॉरी 2019। तो आपका तो ऊपर दिया हुआ है ना, हेडिंग दी हुई है रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन। इसमें सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस जाता है, वो भी फॉर द ईयर, सिर्फ सरप्लस फॉर द ईयर, और कोई चीज नहीं जाती। रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द 2018 में तो था ही नहीं, 2019 में कितना सरप्लस है? 5 का, खत्म। ओसीआई भी पूरा हो गया, और ओसीआई वैसे ही पूरा हो गया क्योंकि पूरे सवाल के अंदर एक ही तो रीवैल्यूएशन मॉडल है। खत्म होगी बात। उसके बाद एसओएफपी, नाम तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट 2019 2000 रुपीज एंड मिलियन। लो जनाब, इस सवाल के अंदर जो जो चीजें हैं, कुछ चीज एक चीज मैंने नहीं बतानी है, बाकी पुरानी है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट की हेडिंग दो, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखो, इसके नीचे लिखो स्पेशलाइज्ड व्हीकल। दो 2018 में, अच्छा सुन ले दोबारा एक दफा, अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो तो रिवैल्यूड अमाउंट माइनस 1 साल की डेप्रिसिएशन, या 2 साल बाद है तो 2 साल की। अगर उसी साल के एंड पे हो तो सिर्फ रिवैल्यूड अमाउंट लिखी जाती है, क्योंकि वही अमाउंट उस टाइम पड़ी थी। तो बताओ 2018 के एंड पे कितनी रिवैल्यूएशन हुई थी? 300। क्या इसके बाद ये ऐसे रिवैल्यू हुआ? नहीं, डेप्रिशिएट तो नहीं हुआ था ना बाद में। 2019 में क्या रिवैल्यूएशन? 290।
ये भी हम सिर्फ स्पेशलाइज, आपके पास तो आपको पता है कैसे सवाल करने हैं, आपने तो पहले फ्रेम तैयार करके रख लेना है, सवाल हल करोगे वैल्यूज आगे पुट करनी है। अभी हम साथ साथ हमारा फ्रेम तैयार हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। आओ जरा किस पे जाएंगे नेक्स्ट, इक्विटी। अच्छा सुने, ये वैसे हमारा टॉपिक अभी रहता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस इज द पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की हेडिंग के अंदर होता है ये, रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका पार्ट होता है, इक्विटी का। तो आपने यहां पर इक्विटी की हेडिंग देनी है और उसमें लिख देना है रीवैल्यूएशन सरप्लस। यहां पर तो नहीं था, यहां पर, और ये कौन फॉर द ईयर नहीं लिखना, ये जो हमारा सरप्लस पड़ा हुआ है वो लिख दिया। फ्रेम तैयार हो गया। मुझे बताओ व्हीकल की और कोई लायबिलिटी हो या कुछ ऐसा हो, व्हीकल पूरा हो गया। छोड़ दे इसको या कोई बात पूछनी है। अब अपने सॉल्यूशन को और अपनी वर्किंग को मैच कर ले, अपने सॉल्यूशन को और अपनी वर्किंग को। जी व्हीकल की जो वैल्यू लिखी है ये क्यों लिखी है दोबारा? उस टाइम उसकी वैल्यू थी दिसंबर 18 में और दिसंबर 19 में जो उसकी फेयर वैल्यू थी, रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। आपने रीवैल्यू करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्यों नहीं लिखी? वही तो लिखी है 302 को जो हम डेप्रिसिएशन तो पहले हो चुकी थी उसकी, साल खत्म होने से पहले उसकी डेप्रिसिएशन हुई, बाद में रीवैल्यू हुआ तो वो रीवैल्यू मोड लिखती। अगर साल के शुरू में होता तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखता। चले जी, अच्छा आपने ना अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी बस मान लो इक्विटी की एक हेडिंग है ना कैपिटल, एक प्रॉफिट और एक रीवैल्यूएशन सरप्लस भी हो, एक उसका एलिमेंट है। जैसे लिखते हो ना नॉन करंट एसेट के नीचे लिखते हो कि हमारा लैंड बिल्डिंग व्हीकल फर्नीचर, बिल्कुल ऐसे इक्विटी के भी कॉलम है, एक कॉलम कैपिटल का है, एक कॉलम रिटेन रखने का है और एक कॉलम रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी है। तो वहां पर जाकर हमने सीखना है। अभी यह है कि जब भी सरप्लस पड़ा हो इक्विटी की हेडिंग के नीचे आकर लिखना है। नेट ऑफ ट्रांसफर, इसमें तो ट्रांसफर नहीं किया ना, यहां पर बैलेंस लिखना होता। चले जनाब आ जाए वापस सवाल पे, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसके जो भी उसने नंबर एलोकेट किए होंगे ना वो आपको मिल चुके हैं। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। पेपर में आपने इन तीनों सवालों में, ये एक सवाल है समझो 3 सवाल, जो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आता है पहले वो पोस्टिंग करनी है, जो कम अच्छा आता है उसको बाद में। कभी कभी कम अच्छे वाला जल्दी हो जाता है, ये भी ख्याल रखना। डीएल सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जरा देखिएगा, डीएल सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ रिमोट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, द प्लांट लाइफ इज 8 years. The plant was purchased on 1st January and was available for use 1st April 18. तो किस दिन से डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट करेगा? The commercial production start 1st June, इसको इग्नोर कर दें। 1st July 2018 DL received a government grant 120 million towards the cost of this plant, और हमने इसको डेफर्ड करना है या डायरेक्टली डिडक्ट करना है? डेफर्ड करना। इसका वही सारा काम, ये आपका IAS 20 का सवाल है, ये सवाल आपका IAS 20 का है। आगे कहता है द सेक्शन लेटर states that if DL sees the use of the plant in the remote area before December 21, DL would be required to repay the grant in और यहां पर उसने ये नहीं लिखा कि उसने वो फुलफिल करनी है, तो हम ये करेंगे कि इट इज प्रोबेबल कि उसने फुलफिल करनी है। हाँ जी, आपको ग्रांट मिली 1 जुलाई को, ऐसे डेप्रिशिएट होना शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो बताओ किस दिन से ग्रांट अमाउंटाइज होगी? 1 अप्रैल से ही, क्योंकि सेम ईयर है। ये हमने सारे केस डिस्कस किए थे IAS 20 के अंदर। तो आप सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी एंट्रीज बना करना, तब भी हमें पता चलेगा कौन सी चीज कहां जानी है। 1 अप्रैल 18 को देख लें। अब देखें जो सबसे बड़ा सवाल होता है यानी बुक का या आपके पेपर का, वो यही सवाल है।
देखिएगा 1/4/2018 को डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है, कितनी है? एसेट की वैल्यू क्या है? 280, ठीक है। और उसकी गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? अलग अलग लिख दूं क्योंकि लिखनी अलग अलग है। दिसंबर 18 के अंदर इसको डेप्रिशिएट करोगे, क्या लाइफ या रेट है? 8 years लाइफ है, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, इसके साथ भी डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, तो लो मेरे भाई बता दो 26.25 11. गॉट इट? अगले साल पे भी चले जाएं, कितनी बुक वैल्यू आ गई? 253.75 और 108.75। फिर दिसंबर 19 भी कर लो, ये तो अब पूरा पूरा 8 पे डिवाइड होगा ना, तो इसको ना 8 पे डिवाइड कर देना, 280 स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 7 पे भी नहीं, रिमेनिंग लाइफ 7.25 मंथ भी बचेंगे ना। तो आप ऐसे करें 280 को 8 पे डिवाइड करें, कितना? तो फिर 120 को भी 8 पे डिवाइड करो। पहले यहां तक बताओ क्योंकि सवाल आपका हो चुका है, ये पार्ट हो चुका है। जो किधर चाहे आप एक्सट्रैक्ट बनाओ, चाहे आप जर्नल एंट्रीज पास करो, चाहे आप नोट्स बनाओ, वर्किंग हो चुकी है, इसको बस आप पोस्ट करना। ठीक होगी बात? डेप्रिसिएशन चला जाएगा अदर एक्सपेंस में, गवर्नमेंट ग्रांट चली जाएगी अदर इनकम में, जो बुक वैल्यू है वो चली जाएगी एसेट और लायबिलिटी। फिर वहां जाकर आप 2 नंबरी भी लगा सकते हो और 1 नंबरी भी लगा सकते हो, मतलब करंट और नॉन करंट को अलग अलग करके लिखना गवर्नमेंट ग्रांट को, या इकट्ठा ही लिख देना। हेडिंग भी क्या दोगे? लायबिलिटी ना लिखना, नॉन करंट और करंट। ठीक है, सवाल आपका हो गया। आए जरा पहले तो चलते हैं किसमें? एसपीएल में। डेप्रिसिएशन किसकी? प्लांट। 2018 में कितनी थी? 26 पॉइंट और 2030। फिर नीचे अदर इनकम की हेडिंग दे लें, गवर्नमेंट ग्रांट 11.25 और 15। लो जी देखते जाओ कहां कहां लिखना है। यहां ये बात समझ लग गई? ओसीआई में को जाएगा इसका? एसओएफई पे चले जाएं, एसिड पे आ जाओ। क्या नाम है एसिड का? प्लांट है। डायरेक्ट वर्किंग का रेफरेंस देकर ना बुक वैल्यू लिख दो। 2018 की बुक वैल्यू कितनी है? 253 पॉइंट। और ये कैसे फाइंड की थी पहले आपने? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। 2019 की बुक वैल्यू कितनी जाएगी थी? 218.75 और जो साल की डिडक्शन माइनस करके लिखते हैं, या कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें हम लिखेंगे लायबिलिटी, इक्विटी से बाद में लिख लेते हैं, या पहले लिख लो कोई मसला नहीं। लायबिलिटीज अभी हम कर रहे हैं, 2 नंबरी लगा रहे हैं। डेफर्ड ग्रांट, हाँ जी जनाब बताएं डेफर्ड ग्रांट कितनी है? 108 पॉइंट। इसका पता भी चला या नहीं? इसका पता भी चला या नहीं? जितनी इनकम बना ली जो माइनस करके, तो इसकी बुक वैल्यू समझ लो, और अगले साल जो मजीद निकल गई बाकी अमाउंट बता दो। 93.75 इकट्ठा लिख लिया, खत्म होगी कहानी, सवाल पूरा। दूसरा पॉइंट भी हो गया, अब रह गया एक पॉइंट। अब देखिए ना, इसको कहते हैं कि आई 16 का सवाल 18 नंबर का है। तो भाई साहब आई 16 में तो एक ही पार्ट था, ये तो आई 20 था सीधा सीधा, और अगला 40 का है। आओ जरा, अच्छा सवाल अच्छा कब बनता है? जब 23 साथ है, बाकी तो ऐसे ही ना चुन्ने मुन्ने सवाल है। चलिए अच्छा, इस सवाल को ना मैंने यहां पर ही हल करवा देना है, इसलिए ध्यान से बैठना। वो बस इधर 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 एक्सट्रैक्ट का सवाल, वो इधर
नोट्स, जर्नल एंट्रीज, बस लास्ट क्या हुआ? 10. A warehouse was given on rent on 1st January 18. अच्छा यहां से तो फौरन पता चल गया कि क्या है ये 40 है। आगे तो पढ़े प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ डीएल, इसका मतलब है ये ट्रांसफर है। कुछ लोग आईएस यानी 1 जनवरी 18 से करके सवाल आगे पढ़ना गवारा नहीं समझते, तो फिर आई कैप उनको गंवार बना देता है। प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ डीएल। टाइम थोड़ा होता है ना, पढ़ते पढ़ते ये चीजें निकल जाती है दिमाग से। 1 जनवरी 18 को कैरिंग वैल्यू थी एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी 80 मिलियन एंड 16 इयर्स, मतलब 31/1/18 को जब हम वहां से आ रहे थे तो बुक वैल्यू कितनी थी 80 और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 1/1/18 को, और इस दिन हमने ट्रांसफर करना है। पहले इसको अकॉर्डिंग टू IAS 16, अकॉर्डिंग टू, चाहे वो रिवोल्यूशन मॉडल पे है चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे, क्योंकि IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे। IAS 40 अगर कॉस्ट मॉडल पे होता ना तो सिंपल इसी 80 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाता और 16 पे डिवाइड करके उसको डेप्रिशिएट भी कर ले। आओ जरा फिर कहते हैं उस दिन फेयर वैल्यू क्या थी, इसका मतलब है सबसे पहले तो एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन का डाटा नहीं है, एलिमिनेशन का, क्योंकि एलिमिनेशन का डाटा होता तो एलिमिनेशन की एंट्री पास करते। दूसरा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यू तो कर सकते हैं ना, करो जरा रीवैल्यू। और आपको पता है एलिमिनेशन की एंट्री तब पास होती है जब कॉस्ट पर लिखा हो, ये तो गिवन ही बुक वैल्यू है। तो बताओ रीवैल्यू करो, 80 से 104 पे आ जाओ, क्या एंट्री पास करेंगे? पीपीई डेबिट, OCI या रीवैल्यूएशन सरप्लस कितनी अमाउंट 24। गॉट इट? आ गए फेयर वैल्यू पे, अगली एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट, किस अमाउंट से? 104 से। हो गया, हम 1/1/18 का काम हो गया। अब दिसंबर 18 पे वो 96 का था, क्योंकि अब तो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना। क्या एंट्री पास करेंगे? फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, ये भी 18 ही है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 8 से। ये हो गया 2018 आपका पूरा, ये सारा आपका 2018 है। डेप्रिसिएशन तो कुछ नहीं करना, कहां डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन जो पहले ली हुई है उसको रिवर्स नहीं करेंगे थोड़ा सा? बिल्कुल थोड़ा सा करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो 1/1/18 को काम हुआ साल के शुरू में, दूसरा कोई डाटा नहीं गिवन, कुछ बताया नहीं। और वैसे भी हमारा मेन मकसद था बुक वैल्यू पे लाना, वो बुक वैल्यू है। अच्छा 96 से आपने चले गए 115 पे, क्या एंट्री पास करोगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन कितनी अमाउंट? ये जो आज हमने सवाल किया ये बिल्कुल वही एक्सट्रैक्ट है। अब इस सवाल को पोस्ट कर देंगे, सवाल कर, और ये मुश्किल क्यों लगता है? अगर इकट्ठा करेंगे, एक ही सारे सवाल इकट्ठे शुरू कर दें, पहले 2018 पूरा करें साहब का, पे 2019 पूरा सब करके तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरे साल पे जाते हुए पिछला साल भूल जाता है। चले जी पोस्टिंग कर लो, बाद में सामान पैक करना। और जरा डेप्रिसिएशन है इसकी या नहीं? नहीं है। फेयर वैल्यू गेन या लॉस है? फेयर वैल्यू लॉस किस साल पे हुआ है? 18 में। कितना? 19 में तो नहीं था। अदर इनकम में आ जाओ, अदर इनकम में फेयर वैल्यू 18 में तो कुछ नहीं था। और कोई एसपीएल का एलिमेंट पूरी एंट्रीज में देख लो, कोई इनकम या एक्सपेंस पड़ा हो आपका? नहीं। ओसीआई का कोई एलिमेंट पड़ा हो? कितना? हाँ, किस साल का है? 18 का लिखेंगे, 19 में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर द ईयर होती है। 2018 में सरप्लस आया था, 19 में तो था ही नहीं ये। 19 में तो आपका वो एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, वो आगे चलते हैं। यहां पर क्या लिखूं मैं? इसका नाम क्या था?
वेयर हाउस। हाँ जी, 2018 में क्या था? अच्छा, इसका खुदा के बंदो गुनाह करने लगे थे। पहले ऊपर हेडिंग दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर उसके नीचे वेयर हाउस लिखता है ना तो पीपीओ बन जाता। अब लिख लो वेयर हाउस। कहां है हाउस? 2018 में उसकी फेयर वैल्यू क्या थी और 2019 में क्या थी? और ये तो पता है ना, एसओएफटी में जो साल के एंड में उसकी फेयर वैल्यू है वो ही लिख दो। क्या लायबिलिटी कोई है? सरप्लस तो है ना। अब ये आपको चीज परेशान करेगी। आप कहेंगे सर ओसीआई में तो आपने 24 लिखा है सिर्फ 2018 में, यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये तो बैलेंस कैरी रहेगा ना, इक्विटी में पड़ा रहेगा इस साल भी, अगले साल भी। जब, क्योंकि आपको याद होगा पीआरसी 4 के अंदर हमने पढ़ा था 3 चीजें होती हैं क्लोजिंग, इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, और 3 चीजें होती है कैरी, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी। तो ये इक्विटी का पार्ट। सवाल जी, अच्छा वो इधर वो स्टैंडर्ड ने कहा है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कहता हूं होना चाहिए, मैं तो कहता हूं सारा उसी वक्त हो जाना चाहिए। हाँ, पीपी तो खत्म हो रहा है लेकिन सरप्लस तो इक्विटी में चला गया है ना, पीपी में होता नहीं है। अच्छा ये देखें, ये आपका एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक पीपी है, रेड वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और ग्रीन आपका वेयर हाउस है। यानी उसकी सारी वर्किंग यही है। और ये आपके पास आ गया जनाब एसपीएल और ओसीआई। ठीक है, अब इसका जवाब आपने आईकैप की किताबें भी गिवन है, ऑब्वियसली आप लोग देख लोगे। और आपने यही सवाल दोबारा करना है बगैर सॉल्यूशन देखे, मतलब क्योंकि आपने तो ये चैप्टर क्लोज करके आना है ना, ये 3 सवाल दोबारा, और यहां तक जितनी छोटी छोटी एग्जांपल है वो कंप्लीट करके आनी है। 139 पेज, आप 139 तक आपका सब कुछ हो चुका है। 139 तक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी हो गया है, ये भी कल बता दूंगा। ठीक है, और कल इसका लास्ट कल मतलब मंडे को इसका लास्ट लेक्चर है। वैसे मैंने सुना है आप लोगों की ना दोनों बैचेस की ना टैक्स की क्लास है। बता दिया, चलो बस नहीं बताना था, टाइम क्या? टाइम भी बता देता।